ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमने एंड कर लिया था और हमें क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना था और हमारा टारगेट था कि हम आज ये पेपर पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड इन अ बंसन बर्नर फ्लेम। तो अगर हम इसकी डिकम्पोजिशन की बात करें तो वी आर वेल अवेयर दैट ऑन हीटिंग मैग्नीशियम कार्बोनेट it will form magnesium oxide and carbon dioxide. And they said that heated in a Bunsen burner flame, which means के relatively lower temperature पे decomposition होगी. Values of standard enthalpy of formation of these species of the species involved are shown. ठीक है, इन सब की हमें values दे दी हैं. What is the standard enthalpy change for the decomposition of magnesium carbonate? तो देखें, ये आपसे इस रिएक्शन की क्या पूछ रहे हैं? इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन पूछ रहे हैं और इन्होंने आपको फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो व्हाट इज इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन? जी कौन बता रहा है? Compounds formed from elements. Compounds formed from elements. So we have a compounds in the equation, तो हम यहाँ पे नीचे एलिमेंट्स को मेंशन कर देंगे। तो जब ये मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? -1095.8 किलोजूल पर मोल। और राइट साइड पे हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का 1 मोल मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल मिल रहा है, जिसका मतलब है कि अगर इन एलिमेंट से ये दोनों कंपाउंड्स फॉर्म होंगे तो -601.7 प्लस -393.5 किलोजूल एनर्जी जो है रिलीज होगी। ये बात क्लियर है सबको? और ये हमारे पास x है और हमें x आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं इक्वेशन देखूं तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट रूट है और ये डायरेक्ट रूट है। तो अगर मैं डायरेक्ट नेट इक्वेशन बनाऊं तो -1095.8 इज इक्वल्स टू के अपोजिट जाके प्लस हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या बननी चाहिए? नेट इक्वेशन, जिससे को हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा कि x इज इक्वल्स टू -601.7 और प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा -393.5 और प्लस 1095.8। इसको सॉल्व कर लें तो हमें आंसर मिल जाएगा। जी कोई मुझे वैल्यू बता रहा है क्या आ रही है? पॉजिटिव में आ रही है? Yes. So positive 100.6. So it means A is our correct answer. Is it clear to everyone? Yes. Okay, great. Ammonium nitrate decomposes into N2O and H2O. Okay, which statement is correct? अच्छा जी, अगर मैं इक्वेशन बना लूं तो अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज होने पे क्या बना रहा है? N2O एंड H2O। रिएक्टेंट में हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो मैं इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 प्लेस करूंगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके, अब अगर हमने पहले उसमें क्या है कि अमोनियम आयन बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इट मींस अमोनियम आयन ऑक्सीडाइज होना चाहिए। ये बात सबको क्लियर है? Yes. अच्छा, Yes. अब अगर हम अमोनियम आयन में नाइट्रोजन पे चार्ट देखें तो नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और अमोनियम आयन में अगर आप देखें तो ये NH4 और ओवरऑल चार्ज +1 होता है। हाइड्रोजन का ओवरऑल चार्ज +1 है और टाइम्स 4 है तो +4, जिसका मतलब ये है कि नेट चार्ज +1 लाने के लिए नाइट्रोजन पे -3 चार्ज होना चाहिए। ये बात क्लियर है सबको? Yes. Yes.
तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है, और अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन का चार्ज वर्कआउट करूं तो एक ऑक्सीजन से 2 नाइट्रोजन बॉन्डेड है और एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, जिसका मतलब है नाइट्रोजन पे +1 चार्ज होगा और 2 नाइट्रोजन है। तो अगर इस नाइट्रोजन को देखा जाए तो ये -3 से +1 में जा रहा है, जिसका मतलब है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज का मतलब है it is undergoing oxidation. So I can say that the first statement given over here is correct. Is it clear? Yes. Okay. The nitrate 5 ion behaves as an oxidizing agent. अच्छा, यहाँ पे देखिए उन्होंने नाइट्रेट के साथ 5 लिख दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस नाइट्रोजन पे +5 चार्ज होगा। ये बात क्लियर है? और अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब है वो खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। ये पॉइंट भी क्लियर है सबको? Yes. तो दोनों नाइट्रोजन पे प्रोडक्ट में +1 चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब है +5 वाला नाइट्रोजन +1 में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो इट मींस आवर सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एज वेल। ये बात क्लियर? Yes. तो इस बेसिस पे मैं सी और डी को तो रॉन्ग कर सकता हूँ, ठीक है ना? बल्कि मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के करेक्ट होने पे भी कंक्लूड कर सकता था। अच्छा जी, तो अगर एक रिड्यूस हो रहा है और एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इट मींस हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जी, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो यस, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज वन atom is undergoing reduction and the other atom is undergoing oxidation. So the third statement is correct as well. Is it clear? Yes. Okay. फोर्थ में कह रहे हैं it is a disproportionation reaction. So this statement is correct or wrong? Wrong. Why it is wrong, Sania? Sir, because the same element is not undergoing oxidation and reduction. Yes, it is wrong. बट जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है वो गलत है, क्योंकि देखें दोनों केसेस में नाइट्रोजन ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, ठीक है? तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेसिकली वो होता है जिसमें सेम एलिमेंट अपनी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट से रिड्यूस हो रहा हो और उसी ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज हो रहा हो। तो जो दो नाइट्रोजन है वो दोनों डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट्स में प्रेजेंट हैं, और दोनों एक में एक रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए ये कंडीशन है कि जो आपका रिएक्टेंट में जो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो एलिमेंट भी सेम हो और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम हो। इज इट क्लियर? सो इट मींस अगर फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो ए भी रॉन्ग है, जिसका मतलब क्या हुआ कि मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। ये क्लियर है सबको? Yes. Yes. क्वेश्चन नंबर 12. A student adds 3 mole of acidified K2Cr2O7 to an excess of iodine. Okay. The chromium is all reduced to Cr3 positive and iodide is oxidized to iodine. तो उन्होंने बता दिया कि एक रिड्यूस हो रहा है एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब है रिडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा जी, 1 मिनट प्लीज रुकिएगा सब। ओके,
तो हमें यहाँ पे पता चल गया ये रिएक्शन रिडॉक्स है। उसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, द आयोडीन रिलीज इज रिड्यूस बैक टू आयोडाइड बाय x मोल्स ऑफ H2O3। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाला रिएक्शन भी रिडॉक्स है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया है कि 1 मोल ऑफ आयोडीन इज रिड्यूस बाय 2 मोल्स ऑफ H2O3। तो हमें आयोडीन और H2O3 का मोल रेशियो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है, जो क्या है 1:2 है। ये बात क्लियर है सबको? यस। अच्छा, इसके अलावा देखें जो फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन की इंफॉर्मेशन ये रही और सेकंड रिएक्शन की इंफॉर्मेशन ये रही। ये क्लियर है सबको? और फर्स्ट रिएक्शन में K2Cr2O7 से क्या बन रहा है, 2 क्रोमियम आयंस बन रहे हैं। और उसी फर्स्ट रिएक्शन में जो आयोडाइड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है। ये बात भी क्लियर है सबको? जी। यस। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जी यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6। +6। ये सबको पता है +6 क्यों आ रहा है? यस। ओके, और +6 के दो एटम्स, दो आयंस हैं जो कि +3 आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गेन हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। ये बात भी क्लियर है सबको? यस। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास लूज भी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6। ये बात क्लियर है? यस। अच्छा, यहाँ पे आयोडीन फॉर्म हो रहा है I2, तो वो कितने आयोडाइड के मोल से फॉर्म होगा, 2 मोल से फॉर्म होगा। यस। अगर ये 6, अगर आप यहाँ पे देखें तो 2I- से 0 बन रहा है, जिसका मतलब है यहाँ से यहाँ का चेंज कितने इलेक्ट्रॉन्स का है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस होने का है। ये बात क्लियर है? यस। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। तो अगर मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कराने हैं तो मैं इसे टाइम्स 3 करूंगा, जिसकी वजह से मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को टाइम्स 3 करना पड़ेगा। तो ये तो 3 हो जाएगा, मगर ये 3 2 का 6I- आयंस बन जाएंगे। ये क्लियर है? यस। सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन का किस तरह हुआ? हम्म, ये जी 2 इलेक्ट्रॉन का। 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुए ये आप पूछ रही हैं। यस। देखें, I- के कितने आयंस हैं, 2। 2। तो दोनों के पास एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, -1 का चार्ज का मतलब ये हुआ। यस। और I2 बन रहा है जिसमें दोनों आयोडीन पे क्या चार्ज आ रहा है, 0। 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तभी टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स का हुआ। ओके। दोनों -1 से 0 में कन्वर्ट हुए। और हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाने हैं, तो इसे मैं टाइम्स 3 करूंगा। जब मैं इसे टाइम्स 3 करूंगा तो आयोडीन मॉलिक्यूल्स तो टाइम्स, क्योंकि उसका कोफिशिएंट 1 था तो वो 3 हो जाएंगे, मगर आयोडाइड आयंस का कोफिशिएंट 2 था तो वो 2 × 3 हमें 6 आयोडाइड हो जाएंगे। ये बात क्लियर है? यस। अच्छा,
अब यहाँ पे आप देखें कि जो हमने इलेक्ट्रॉन्स जब बैलेंस किए हैं तो उसके रिजल्ट में कितने डाइक्रोमेट के पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज हो रहे हैं, जो हमने अभी बैलेंसिंग की है उसके रिजल्ट में। जी ये जो हमारी बैलेंसिंग है, इस बैलेंसिंग में कितने पोटेशियम डाइक्रोमेट के मोल्स यूज हो रहे हैं? 3. बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट के मोल्स इस बैलेंसिंग में K2Cr2O7 का कोफिशिएंट क्या है? 1. 1। तो इस बैलेंसिंग में हमें ये पता चल गया कि 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट से 3 मोल्स आयोडीन बनेंगे। ये बात क्लियर है सबको? Yes. जी बाकी सबको भी क्लियर है? जी ये सबको क्लियर है? भाई अगर किसी को इस रेशियो के में कोई बात समझ में नहीं आई तो प्लीज पूछ लें। जी सबको क्लियर है? Yes, अगर sir. नहीं क्लियर, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। ओके अच्छा जी, अब क्वेश्चन में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के कितने मोल्स यूज किए थे? जी क्वेश्चन में पोटेशियम डाइक्रोमेट के कितने मोल्स यूज Three. किए हैं? 3। तो अगर इसका रेशो 1:3 है और इसके 3 मोल्स यूज किए जाएं तो आयोडीन के कितने मोल्स बनने चाहिए? 9. 9 मोल्स। ये बात सबको क्लियर है? Yes. और अब आ जाए सेकंड एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने बोला कि जितना आयोडीन यहाँ पे रिलीज हुआ वो सारा हमने H2O3 से थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया और थायोसल्फेट के X मोल्स ने रिएक्ट किया और वो पूछ रहे हैं X की वैल्यू। ये बात क्लियर है? Yes. Yes. तो आयोडीन और थायोसल्फेट का मोल रेशियो उन्होंने बताया हुआ था कि 1 मोल आयोडीन से 2 मोल थायोसल्फेट बनेंगे, यूज होंगे, तो 2 मोल सॉरी थायोसल्फेट के यूज होंगे। तो अगर 9 मोल्स आयोडीन होगा तो H2O3 के कितने मोल्स यूज होने चाहिए? 18. 18। जी क्लियर है ये बात सबको? Yes. सो इट मींस डी इज अवर करेक्ट आंसर। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज क्लियर कर लें। No, sir. ओके क्वेश्चन नंबर 13, which statement about acids and bases is always correct? Okay, an acid with 2 hydrogen atoms per molecule will be stronger than an acid with a 1 hydrogen atom per molecule. क्या ये बात सही है? जी Yes. यस। अच्छा एक बात बताएं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? Yes. स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड है। Yes. एंड व्हाट अबाउट दिस एसिड? Weak acid. इसमें कितने हाइड्रोजन है? 4. 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट ए हमारी क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। ऐसा हमेशा
मतलब हमारे एक एग्जांपल देख ली कि हमें पता है वीक एसिड है, और तो वीक ये एसिड तब में स्ट्रॉन्ग होता है जब ज्यादा हाइड्रोजन डिसोसिएट करते हैं, तब जी स्ट्रॉन्ग होता है। जी जी वो सर, वैसे स्ट्रॉन्ग होता है तो ना। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना। अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन हो तो नहीं सर, जैसे आप, हाइड्रोजन एटम की जो कंसंट्रेशन अगर 2 है तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मगर अगर उसके वो 2 हाइड्रोजन्स प्रोड्यूस करे तब ना। उन्होंने तो देखे ठीक है हाइड्रोजन सर। आयंस की बात नहीं की ना, उन्होंने तो हाइड्रोजन एटम्स की बात की है। जी उन्होंने ये थोड़ी बोला कि एक 1 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है और एक 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ऐसी बात होती तो ऑब्वियसली जो ज्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहा है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता। इन्होंने तो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल में कहा है कि एक ऐसा एसिड है जिसके पास एक हाइड्रोजन है और एक ऐसा एसिड है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो क्या जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो ये कह रहे हैं कि ये बात हमेशा सही होनी चाहिए। तो ऐसा तो हर दफा पॉसिबल नहीं है ना कि इसकी देखें आप एक और एग्जांपल ले लें। HCl है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। यस। इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें एक ही हाइड्रोजन है। तो अगर मैं दोनों की सेम कॉन्सेंट्रेशन लूंगा तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? दोनों इक्वल होंगे। नहीं, दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर मैं दोनों की सेम कॉन्सेंट्रेशन लूंगा तो HCl जितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड तो उसके डबल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा ना। यस। तो इसका मतलब है अगर दोनों की सेम कॉन्सेंट्रेशन लूंगा तो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बात समझ में आ रही है? यस। अच्छा, बट अगर मैं एक और ऐसा एसिड ले लूं जिसे मैं कहता हूं मिथानोइक एसिड, आप सब फेमिलियर हैं, इसमें भी 2 H है बट ये तो वीक एसिड है। तो इस केस में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा, मिथानोइक एसिड या HCl? HCl। HCl। तो इसका मतलब है कि जो पहली स्टेटमेंट में है वो हर दो हर ऐसे एसिड के लिए जिसमें 2 हाइड्रोजन हो उसके लिए करेक्ट नहीं हो सकती। आ रही है बात समझिए सबको? यस। ये इसके लिए तो करेक्ट है मगर इसके लिए करेक्ट नहीं है, और उन्होंने बोला है कि वो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करें जो हमेशा करेक्ट हो। ठीक है सर। ओके, अब आ जाएं बी ऑप्शन पे। अ concentrated solution of a strong acid will have a lower pH than a dilute solution of a weak acid। क्या ये बात सही है? जी यस। सोच लें थोड़ा सा। ओके यस, अमीना ने नहीं कहा सर, यस। कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता, अगेन डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर ज्यादा मोल्स होंगे तो डिसोसिएशन ज्यादा होगी या कम होगी? जी सर ज्यादा मोल्स एसिड के हाँ, ज्यादा होगी। तो ज्यादा होगी तो ज्यादा मोल्स का मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अच्छा। ठीक है, तो अगर जितना कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है एक स्ट्रॉन्ग एसिड का तो उसकी पीएच लोअर होनी चाहिए या हाइयर होनी चाहिए? जी हाय। हाय। एसिड की पीएच क्या होती है, पीएच रेंज क्या होती है? 1 to 6। 1 to 6। तो 6 पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या 1 पीएच वाला स्ट्रॉन्ग होता है? 1 pH stronger। तो इसका मतलब है जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतनी पीएच की वैल्यू क्या होगी, लेस। लेस होगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए लोअर पीएच, ये बात सही है। और एक वीक एसिड है उसकी पीएच क्या होगी, हाई होगी। आ रही है बात सबको समझ में?
Yes. Yes. तो इसका मतलब है बी स्टेटमेंट सही है, बट अगर बी स्टेटमेंट सही है तो हम सी और डी को भी रिकन्फर्म करेंगे। इन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसका लिया है? स्ट्रॉन्ग बेस का। तो स्ट्रॉन्ग बेस जितनी होगी उसकी पीएच उतनी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? जी ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बेस की पीएच अबव 7 होती है और जितनी स्ट्रॉन्गर होती है उतनी वैल्यू 14 के क्लोजर होती है, और जितनी वीक बेस होती है उतनी वैल्यू उसकी 7 के क्लोजर होती है। ये बात क्लियर है सबको? तो स्ट्रॉन्ग बेस हैव अ लोअर पीएच, ये बात गलत हो गई, तो सी रॉन्ग हो गया। ये बात क्लियर है सबको? Yes. Yes. Okay, now look at D. A strong acid is more dissociated in a solution than the strong base. क्या ये बात सही है? No. नहीं, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो भी कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो भी कंप्लीटली डिसोसिएट होगी। तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, सो इट मींस अवर बी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर आप ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वाली बात समझा देंगे तो जी, उसमें क्या बात समझ में नहीं आई? मुझे ये नहीं समझ आया कि कॉन्सेंट्रेशन का एसिड बेस का क्या रिलेशन है वो सारा। अच्छा देखें, एसिड एक्चुअली है क्या? आपको बी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे मुझे बाकी समझ आ गया, मुझे बस वो कॉन्सेंट्रेशन वाली बात नहीं समझ आ रही। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। HCl है और एक सॉल्यूशन है, इसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 मोल पर डीएम क्यूब है। और एक और HCl का सॉल्यूशन है जिसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 2 मोल पर डीएम क्यूब है। तो HCl is a strong acid, which means it will completely dissociate, right? यस सर। तो अगर HCl completely dissociate होगा तो वो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आइंस बनाएगा और क्लोराइड आइंस बनाएगा। जी। तो सॉल्यूशन ए में H पॉजिटिव आइंस कितने बनेंगे? कम बनेंगे। कितने कम बनेंगे? कितने बनेंगे? वैल्यू क्या होगी? 50% कम बनेंगे। सॉरी, दोबारा रिपीट करें आप अपनी मैंने कहा स्टेटमेंट। 50% कम बनेंगे क्योंकि कंसंट्रेशन। किससे 50% कम बनेंगे? आप 50% कम की बात कर रही हैं तो इसका मतलब आप उसको किसी से रिलेट कर रही हैं। बी से रिलेट करें। ठीक है, बी से ऑब्वियसली 50% कम बनेंगे। तो अगर बी से उसके उसमें हाइड्रोजन आइंस की क्वांटिटी कम है तो इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन बी में एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू सॉल्यूशन ए। बी की ज्यादा होगी। और अगर बी की ज्यादा होगी तो उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही ज्यादा स्मॉलर होगी। जी सर। अब क्लियर हुआ या अभी भी नहीं हुआ? यस सर, क्लियर, थैंक यू। Okay, now question number 14. The reaction between sulfur dioxide and oxygen is reversible. Okay, and they have given you the Kc value, that is 280 mole inverse dm cube at 1000 Kelvin. In an equilibrium mixture at 1000 Kelvin, the sulfur dioxide concentration is 6 mole per dm cube. ये देखें, ये जो आपको concentration दी है ये कहाँ पे दी है? equilibrium mixture पे दी है। उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं the sulfur dioxide concentration is twice the oxygen concentration। ठीक है, हमें नजर आ रहा है कि 2 मोल सल्फर के हैं और डाइऑक्साइड के हैं और 1 मोल ऑक्सीजन के हैं। तो ये स्टेटमेंट, व्हाट इज द सल्फर डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन? अब वो आपसे सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं। अच्छा, अब अगर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है और मैं आइस टेबल फॉर्म कर दूं, सब फेमिलियर है आइस टेबल से? इनिशियल, चेंज, इक्विलिब्रियम।
इनिशियली प्रोडक्ट कितनी होगी, 0 होगी। प्रोडक्ट की क्या कॉन्सेंट्रेशन है, 6.00 मोल। इसका मतलब है प्रोडक्ट में चेंज कितना आया, माइनस पॉजिटिव 6.00 मोल का। ये बात क्लियर है सबको? Yes. ओके। अगर मैं ऑक्सीजन की इनिशियल अमाउंट मुझे नहीं पता और मैं उसे x अज्यूम करूं, तो इसका मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड की इनिशियल अमाउंट क्या होगी, 2x होगी। ये बात क्लियर है सबको? Yes. सल्फर ट्राइऑक्साइड जो फॉर्म हुई है और जो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टेंट है, इन दोनों का मोल रेशो क्या है? 2:2. 2:2, यानी कि 1:1, राइट? Yes. तो इट मींस अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड 6 मोल्स फॉर्म हो रहा है पर डीएम क्यूब, तो ये 6 मोल पर डीएम क्यूब डिक्रीज होगा। Yes. और अगर ये 6 मोल्स पर डीएम क्यूब डिक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीजन के 3 मोल्स पर डीएम क्यूब डिक्रीज होंगे, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मोल रेशियो 2:1 है। ये बात भी क्लियर है सबको? Yes. Yes. तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पे सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 2x-6, और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, x-3। और SO3 की तो उन्होंने हमें दी हुई थी 6 है। ये बात भी क्लियर है सबको? Yes. किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी। No, sir. अच्छा, अब अगर मैं केसी एक्सप्रेशन लिखूं, तो केसी एक्सप्रेशन क्या होगी, केसी इज इक्वल्स टू concentration of SO3 square upon concentration of SO2 square into concentration of oxygen। ये भी क्लियर है सबको? Yes. जी। केसी वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 280। इक्विलिब्रियम पे सल्फर ट्राइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 6, और उसका मैं स्क्वायर ले लूंगा डिवाइडेड बाय सल्फर डाइऑक्साइड की इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 2x-6, उसका भी स्क्वायर ले लूंगा, और सल्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, x-3। ये बात क्लियर है सबको? Yes. Yes. अच्छा जी। मसला आ रहा है इसमें। ये सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। एक काम हम और करें, अगर मैं ये अज्यूम करूं डायरेक्ट इक्विलिब्रियम, इसके मोल्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, 6। ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड का रेशो क्या है, 1:2। तो इसका मतलब है अगर इसके x मोल्स होंगे इक्विलिब्रियम पे, तो इसके क्या होने चाहिए, 2x होने चाहिए। ये मैं रिलेट कर सकता हूँ? Yes. अच्छा, अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करूं तो ये हमारा सॉल्यूशन आसान होगा। 280 इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इंटू x। ये बात क्लियर है सबको? सर आपने x की वैल्यू कैसे ली? x की वैल्यू तो मैंने ली नहीं, मैंने तो x अज्यूम किया है। लेकिन सर अच्छा ठीक है assume किया तो सर हम 3x को बाद में कंसीडर करेंगे।
कौन सा 3x? x minus 3. देखिए मैंने वो वाली वैल्यू यूज क्यों नहीं की, क्योंकि देखें यहाँ पे ना कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। अब आपको पूरा फिर मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है। Yes. ठीक है, तो इसीलिए हमने सिंपल रेशो ले लिया कि x, अगर ऑक्सीजन, देखें हमें ये बात पता है कि इक्विलिब्रियम पे जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा सल्फर डाइऑक्साइड उसके डबल होना चाहिए। Yes. तो हमने बस वो रेशो ले लिया कि अगर ऑक्सीजन x है तो सल्फर डाइऑक्साइड 2x होगा, और अगर मुझे 2x की वैल्यू मिल जाए तो वो मेरे पास किसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी? सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा? ऊपर 36 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 4x क्यूब। जी Yes. अच्छा, तो मैं इसको ये कह सकता हूं x इज इक्वल्स टू, यानी कि मैं x क्यूब को इज इक्वल्स टू के अपोजिट ले गया, 36 यहीं पे रहा, 4 यहीं पे रहा, तो 280 इधर आके डिवाइड हो जाएगा नीचे, और वहां पे x क्यूब गया। अगर मैं क्यूब रूट लूं तो x क्यूब से वो क्यूब x में कन्वर्ट हो जाएगा, और मुझे इसको सॉल्व करके इसका क्यूब रूट लेना होगा। तो जरा डिवाइड करके बताएं, 36 ओवर 4 टाइम्स 280, 0.179. 0.179। 179. और भी जरा एक कोई और भी कैलकुलेट कर ले, देख लें आंसर सेम ही आ रहा है। एक मिनट, सर अभी आपने x फाइंड किया है ना, आपने ऊपर उसको माइनस भी करना है ना सल्फर डाइऑक्साइड नहीं के साथ। करना। देखिए मैंने ये वाली एक्सप्रेशन ली है तो इसमें मुझे माइनस नहीं करना। सर वैसे मैं आई थिंक मैंने ये मार्किंग स्कीम्स में देखा है पेपर 2 की, कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन बन रहा हो जिसमें x माइनस और इस तरह से हो और kc की वैल्यू गिवन हो, तो फर्स्ट इंडिविजुअली ईच वैल्यू को डिवाइड करेंगे kc से। आई थिंक इस तरह का कोई मेथड होता। अच्छा एक मिनट, जरा मुझे इसे सॉल्व करने दें। सर और एक्स की वैल्यू 0.318 आ रही है। x की वैल्यू क्या आ रही है? 0.318। 0.318 आ रही है। बेटा आपने जिसने पहले किया था जरा आप भी करके देखें। मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है नीचे 1120 ओवर 36। तो अगर मैं 36 को डिवाइड करूं 1120 से तो मेरे पास आएगा 0.03214। हाँ जरा इसका क्यूब रूट लें, क्या आ रहा है? सर 0.317 और x इज इक्वल्स टू 0.317 आ रहा है। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आई है, और x की वैल्यू का मतलब है ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई? ऑक्सीजन की हो गई। और सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन हमने ऊपर मेंशन की थी, क्या है? 2x है, तो इट मींस 2 टाइम्स 0.317। सॉल्व करें, क्या आएगा? 0.6 0.636 आना चाहिए। और ये भी जरा चेक करें, ये 317 के बाद शायद 8 या कुछ ऐसा होगा कि जो 0.318 बन रहा होगा। तो आपका करेक्ट आंसर डी है। ये वाली वर्किंग नहीं करेंगे हम, सिंपली ये वाली वर्किंग करेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे हमें प्रोडक्ट भी पता है और केसी की वैल्यू भी पता है। सर अगर किसी को कोई 0.3179 है। हाँ तो 0.3179 है तो 0.318 हो जाएगा, और जब 0.318 को टाइम्स 2 करेंगे तो 0.636 ही आएगा। ठीक है सर। जी सबको क्लियर है? यस। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई बात समझ में नहीं आ रही तो प्लीज पूछ लें। जी क्वेश्चन नंबर 15। ओके
the Boltzmann distribution of the particles in a mixture of gas Y and gas X is shown in diagram 1. Okay. तो ये जो मैं दिखाए हुए हैं वो दोनों का टोटल गैस X और गैस Y के टोटल पार्टिकल्स की परसेंटेज है. X and Y reacts and the reaction causes an increase in gas molecules present. The reaction goes to the completion. यानी कि प्रोडक्ट में ज्यादा मोल्स होंगे गैस के. ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes. In experiment 1, the increase in volume is measured every 10 seconds during the reaction. The temperature and the pressure remain constant. The increase in volume as shown in the volume time graph in diagram 2. अच्छा, यहाँ पे हमें जो रिएक्शन के रिजल्ट में जितना वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा था वो यूनिट टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट कर दिया. ये और ये किसका? ये एक्सपेरिमेंट 1 का ग्राफ है. In experiment 2, the experiment is repeated using identical amounts of X and Y. A different temperature is used compared to the experiment 1. अच्छा, experiment 1 से different temperature use किया. The same pressure is used, pressure same use किया है. Boltzmann distribution of a second mixture of X and Y is shown in diagram 3. During the reaction, the temperature and the pressure remain constant. अच्छा, अब diagram 3 और diagram 1 को compare करके हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे temperature क्या है? Diagram 1 से lower है experiment 1 से, या experiment 2 में temperature ज्यादा है? Lower. लोअर है, क्योंकि आपका कर्व लेसर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हुआ है. तो इट मींस यहाँ पे टेम्परेचर लोअर यूज किया गया है और यहाँ पे टेम्परेचर हायर यूज किया गया है. ये बात क्लियर है सबको? Yes. जी. Yes. Which curve on the volume time graph would show the increase in volume against time for experiment 2? The original line for experiment 1 is redraw as a solid line. अच्छा, experiment 1 की लाइन ड्रॉ करके दिखा दी है. एक्सपेरिमेंट 2 की अब आपसे डायग्राम पूछ रहे हैं कि क्या बनेगी. अच्छा, एक बात देखें, इन्होंने आपको क्या बताया है कि जो अमाउंट्स हैं एक्स और वाई की वो क्या है? सेम है. Yes. जी. और यहाँ पे उन्होंने बोला है रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन. इसका मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है. तो इट मींस जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो सेम होगी, जो प्रोडक्ट की अमाउंट फॉर्म होगी वो सेम होगी जितनी एक्सपेरिमेंट 1 में फॉर्म हो रही है. Yes. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डी ऑप्शन और ए ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि ए ऑप्शन में जितनी फॉर्म हो रही है उससे ज्यादा फॉर्म कर रहे हैं और डी ऑप्शन में उससे कम फॉर्म कर रहे हैं. ये बात भी क्लियर है सबको? सर लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्टली रिलेशनशिप है. हाँ, गुड. यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर भी तो लोअर है. सही है. मगर चलें, इस बेसिस पे मैं एक बात कह सकता हूँ कि ए रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा फॉर्म हो रहा है, जो कि लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा वॉल्यूम फॉर्म नहीं होना चाहिए, उतना ही वॉल्यूम फॉर्म होना चाहिए. बल्कि टेम्परेचर लोअर है तो अमाउंट उतनी बनेगी मगर उसका वॉल्यूम पहले से कम बनेगा. ये बात क्लियर है? यस. और बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी में आपका जो ग्रेडियंट है वो हायर है एज कंपेयर टू द सॉलिड लाइन, व्हिच इंडिकेट्स कि रिएक्शन फास्टर रेट पे हो रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है. तो ए और बी इसलिए रॉन्ग हो गए. ये बात क्लियर है सबको? Yes. अब सी और डी बचे. अच्छा, लोअर टेम्परेचर की वजह से रेट कम हो जाएगा, Yes. तो सी और डी दोनों में रेट कम है. बट लोअर टेम्परेचर होने की वजह से जो वॉल्यूम प्रोडक्ट का फॉर्म हुआ है वो लोअर टेम्परेचर पे उतना फॉर्म नहीं होगा जितना एक्सपेरिमेंट 1 में फॉर्म हुआ है. वो टेम्परेचर लो होने की वजह से वॉल्यूम भी कम फॉर्म होगा, जिसका मतलब है सी भी रॉन्ग हो गया और आपका करेक्ट आंसर क्या है? डी है. सॉरी, मैंने पहले डी पता नहीं क्यों रॉन्ग कर दिया. जी, ये बात क्लियर है सबको? यस. Yes. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें.
Now question number 16. When the temperature of a particular reaction is increased by 10 degrees Celsius, example from 20 to 30 degrees Celsius, the rate of the reaction approximately doubles. ठीक है, यानी कि 10 डिग्री रेज होने पे टेम्परेचर रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. What is the most significant reason for this increase? A different mechanism for the reaction. क्या रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज होगा टेम्परेचर बढ़ाने से? No. नहीं होगा. An increased collision frequency of the reactant molecules. ये बात देखा जाए तो सही लग रही है. फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है कोलिड करने की वो बढ़ेगी. अच्छा, दूसरी बात ये कह रहे हैं मोर कोलिजन्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी. तो इन दोनों में से कौन सी बात सही है? रिड्यूस्ड एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ने से एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस नहीं होती, वो सिर्फ कैटलिस्ट ऐड करने से होती है. तो आपके पास बी और सी ऑप्शन बचे. कौन सा करेक्ट होना चाहिए? B. बी. ओके, व्हाई नॉट सी? Because जब आप activation energy is unchanged. तो इन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी चेंज की. आप स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें. वो कह रहे हैं मोर कोलिजन्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी. देखें, जब हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ये डिस्ट्रीब्यूशन थी और ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी थी. ये बात क्लियर है? Yes. तो इसका मतलब है कि ये वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो जिनको मैं शेड कर रहा हूं, इतना प्रोपोर्शन मॉलिक्यूल्स का जो है सक्सेसफुली कोलाइड करेगा. Yes. अच्छा, अब जब मैं टेम्परेचर रेज करूंगा तो टेम्परेचर रेज करने से ये कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा. Yes. तो एक्चुअली वो मॉलिक्यूल्स बढ़ गए जिनकी एनर्जी अब एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर रेज करने से मॉलिक्यूल्स की अपनी एनर्जी भी तो ज्यादा होगी. तो पहले जितने मॉलिक्यूल्स थे जिनके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी, अब उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का प्रोपोर्शन हायर टेम्परेचर पे क्या हो गया? Increase. इंक्रीज हो गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें तो सी स्टेटमेंट में यही बात की जा रही है, जब प्रोपोर्शन इंक्रीज हो जाएगा ऐसे मॉलिक्यूल्स का तो ऐसे कोलिजन ज्यादा होंगे ना. Yes. तो इट मींस सी इज करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग. तो बी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और सी हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्लियर है सबको? Yes. ओके. Which ion has the smallest radius? चलें, पीरियोडिक टेबल में जब आप इनको देखेंगे तो ये आपका पीरियड 3 है, ये पीरियड 4 है, ये पीरियड 5 है, ये पीरियड 6 है. पीरियड 3 में यहाँ पे सोडियम होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम होता है, यहाँ पे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम यहाँ पे होता है और एल्यूमिनियम ग्रुप यहाँ पे होता है. तो बेरियम को अगर हम देखें तो बेरियम तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया. ये बात क्लियर है सबको? Yes. Yes. अच्छा, अब सोडियम पे +1 चार्ज आ रहा है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आ रहा है, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज आ रहा है. किसका रेडियस सबसे कम होगा इन तीनों में से? Aluminium. एल्युमिनियम का, क्योंकि तीनों के पास सेम नंबर ऑफ शेल्स होंगे बट एल्युमिनियम का चार्ज ग्रेटर होने की वजह से वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसका साइज सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा. ये बात क्लियर है सबको? सर बेरियम इसलिए छोटा है क्योंकि वो डाउन द ग्रुप उनके आप दोबारा बोलें, क्या बोला? सॉरी बेरियम डाउन द ग्रुप
डाउन द ग्रुप उसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से। हाँ, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं ना डाउन द ग्रुप, तो इसलिए जी जी बेरियम को तो हमने सबसे पहले एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि बेरियम ठीक जब है। आयन बनाएगा तो उसके पास 5 शेल्स होंगे, जबकि सोडियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम आयन्स बनाएंगे तो उन सबके पास 2 शेल्स होंगे। जी सही है। ओके, नाउ दे आर आस्किंग विच रॉ इज करेक्ट। एलिमेंट विद द ग्रेटर फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, एलिमेंट विद द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम का होता है या फास्फोरस का होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का होता है, ये बात क्लियर है सबको? फास्फोरस एक नॉन मेटल है और फास्फोरस का ऑक्साइड एम्फोटेरिक नहीं होता, तो इसका मतलब है बी और डी रॉन्ग हो गए। ये बात क्लियर है? यस। ओके, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि किसकी फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर होगी। तो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 13। और फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 15। ये बात क्लियर है? यस। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं तो फर्स्ट शेल में एल्यूमिनियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड में 8 होंगे और थर्ड आउटर मोस्ट में 3 होंगे, जबकि फास्फोरस में फर्स्ट में 2 होंगे, सेकंड में 8 होंगे और थर्ड में 5 होंगे। ये बात क्लियर है? यस। अच्छा, अब मेरा सवाल जरा गौर से सुनिएगा। फास्फोरस का फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से रिमूव होगा? पी फर्स्ट, सेक्शन। नहीं, मैं शेल नंबर पूछ रहा हूँ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शेल्स में से फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन किस शेल से सबसे पहले रिमूव होगा, और किस शेल से रिमूव होगा? थर्ड। थर्ड से, क्योंकि थर्ड में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओ सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बात क्लियर है सबको? यस, यस। सालिहा, शिजा एंड अमीना। और एल्यूमिनियम का फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा? थर्ड। क्यों? एल्यूमिनियम के थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। तो एल्यूमिनियम का जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो कहां से होगा? सेकेंड से। सेकंड से। ये बात क्लियर है सबको? जी। यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्युमिनियम के फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी या फास्फोरस के फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के, क्योंकि वो सेकंड इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस के क्लोजर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी, तो इट मींस हमारा सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद द ओनली ए, सो ए इज आवर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? सर हम इसका ये नहीं कह सकते कि बस इसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो इसी वजह से एल्यूमिनियम है। किसके नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हैं बेटा? सॉरी, इसकी एल्यूमिनियम की न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी अगर देखा जाए तो इन जनरल बात की जाए तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी फास्फोरस की ज्यादा होगी ना, क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 15 प्रोटॉन्स हैं उसके पास। जी भाई, फास्फोरस के न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन्स है ना, और एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन्स हैं। तो किसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन इन जनरल, अगर हम जस्ट कंपेयर कर रहे हैं दोनों की न्यूक्लियर अट्रैक्शन को, तो किसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होनी चाहिए? जी, सर फास्फोरस की। फास्फोरस की। मगर मसला ये है कि फास्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो यहां से निकल रहा है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में ही 5 हैं। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 हैं। तो एल्युमिनियम का जो
5वां इलेक्ट्रॉन है वो इससे नहीं यहाँ से निकल रहा है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के क्लोजर है एज कंपेयर टू द 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ द फास्फोरस। सही है सर। क्लियर है सबको? yes, Okay, question number 19. Each of the chloride listed is added to water. Aluminium chloride, magnesium chloride, silicon tetrachloride, phosphorus pentachloride. Which chloride form an aqueous solution that reacts with sodium carbonate to produce carbon dioxide? G. सर सिलिकॉन क्लोराइड तो वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता। क्यों नहीं करता? कल ही मैंने ये डिस्कस किया है। जी देखें एक बात, जब देखें AlCl3, MgCl2, SiCl4 एंड PCl5, जब ये सब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड वाटर से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और HCl बनाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड नो रिएक्शन, सिलिकॉन क्लोराइड SiO2 और HCl बनाएगा और PCl5 वाटर से रिएक्ट करके H3PO4 और HCl फॉर्म करेगा। ठीक है, यस तो यहाँ पे भी एसिड बन रहा है, यहाँ पे भी एसिड बन रहा है, यहाँ पे भी एसिड बन रहा है, यस तो ये सब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर सकते हैं। यस तो इट मींस हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गलत है और इसका मतलब है हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी है। इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर दूं, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं पता, जब भी NaCl और मैग्नीशियम Cl2 का कंपैरिजन हो रहा होगा फॉर अ रिएक्शन विद वाटर, तो उस केस में हम कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड वाटर से रिएक्ट नहीं करता और ये वाटर से रिएक्ट करता है। बट अगर यही कंपैरिजन एल्यूमिनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का वाटर के साथ रिएक्शन का हो रहा हो, तो तब हम मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए अज्यूम करते हैं कि वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता और एल्यूमिनियम क्लोराइड वाटर से रिएक्ट करता है। सर तो ये मैग्नीशियम इसके तो कि मैग्नीशियम क्लोराइड कंपेयर टू एल्युमिनियम क्लोराइड पार्शियली डिसॉल्व होता है। पार्शियली डिसोसिएट होता है, हाइड्रोजन आयन बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है। डिसॉल्व तो पूरा हो जाता है मगर वो हाइड्रोजन आयंस बहुत कम प्रोड्यूस करता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये कंपैरिजन याद रखिएगा कि जब एल्यूमिनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को कंपेयर करते हैं हम वाटर के साथ रिएक्टिविटी में, तो हम कहते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर से रिएक्ट नहीं करता और एल्यूमिनियम क्लोराइड वाटर से रिएक्ट करता है। बट जब यही कंपैरिजन सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है विद द रिएक्शन विद वाटर, तो हम ये कहते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर से रिएक्ट करता है और सोडियम क्लोराइड वाटर से रिएक्ट नहीं करता। इज दिस क्लियर? यस Okay, now question number 20. Aqueous sodium hydroxide is added to separate samples of magnesium chloride and barium chloride solution. Sulfuric acid is then added slowly to each mixture until in excess. What is observed at the end of the sequence? अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम ऐड कर रहे हैं तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी? मैग्नीशियम सल्फेट बनेगी। और बेरियम क्लोराइड के केस में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी? बेरियम सल्फेट बनेगी। ये बात क्लियर है सबको? यस Yes. अच्छा,
मैग्नीशियम सल्फेट वाटर सॉल्युबल होता है तो ये एक्वस रहेगा, मगर ये वाटर इनसॉल्युबल होता है तो ये सॉलिड हो जाएगा। और ग्रुप 2 का कंपाउंड है तो इसका मतलब है कि कलरलेस लिक्विड सॉलिड बनेगा, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। ये बात भी क्लियर है सबको? यस। तो Yes. यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि बेरियम क्लोराइड के साथ कलरलेस सॉल्यूशन, तो इट मींस ए और सी को मैं रॉन्ग कर दूंगा। ये क्लियर है सबको? यस। अच्छा, और हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट जो फॉर्म हो रहा है वो एक्वस है, तो इसका मतलब है डी भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि डी में वो कह रहे हैं कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। सो बी इज अवर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? यस। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 21। 4.0 gram sample of an anhydrous group 2 metal nitrate. Z is heated strongly until there is no further change of mass. A solid residue mass is 1.37 gram. Which metal is present in Z? ये कैसे करेंगे? जी सर पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिख के उसके बाद रेशियो फाइंड कर जी लेंगे। बिल्कुल सही है। बेरियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होगा तो बेरियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है? ये बात क्लियर है सबको? यस। इसी तरह कैल्शियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होगा तो वो भी क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होगा तो वो भी क्या फॉर्म करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। और इसी तरह स्ट्रोंशियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होगा तो वो भी स्ट्रोंशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। Yes. अच्छा, डू एनीबॉडी हैव अ पीरियोडिक टेबल? (24.3, 40.1, 87.6, 137.3). So 137.3, 40.1, 24.3। मैं सिर्फ इसका मास लिख रहा हूँ, मेटल्स एटम्स का मास लिख रहा हूँ। स्ट्रोंशियम इज 87.6। अच्छा जी, नाइट्रेट, दो नाइट्रेट है। नाइट्रेट में एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो और दो नाइट्रेट है। 48 + 14, 62, 62 × 2, 124। तो ये मुझे इसका एमआर मिल गया, और इसमें मैं 124 ऐड करूंगा तो मुझे इसका एमआर मिल जाएगा। इसमें 124 ऐड करूंगा तो इसका एमआर मिल जाएगा, और इसमें 124 ऐड करूंगा तो इसका एमआर मिल जाएगा। ये भी क्लियर है सबको? यस। अच्छा, तो बेरियम ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ उसका एमआर क्या होगा? 137.3 + 16। इसका एमआर क्या होगा? 40.1 + 16। इसका एमआर कितना होगा? 24.3 + 16। और इसका एमआर कितना होगा? 87.6 + 16। ये इनके ऑक्साइड्स का एमआर भी मिल गए। यस। अगर ये 4 ग्राम बन रहा है तो इसको कितना बनना चाहिए? x ग्राम। ये भी क्लियर है सबको? यस। Yes. तो जिसके 4 ग्राम की कैलकुलेशन पे हमारे पास x की वैल्यू 1.37 ग्राम आ जाएगी, वो हमारा करेक्ट आंसर है।
ये बात क्लियर सबको? yes. तो मुझे सॉल्व करके बता रहा है किस केस में x की वैल्यू 1.37 आ रही है? सर ए में नहीं आती, a में नहीं आ रही। बी ओके, में भी नहीं आती, b में भी नहीं आ रही। ठीक है, फिर c और d का बताएं। सर बी में आ रही है। b में आ रही है। भैया कैलकुलेटर से क्यों कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है? जी आप दोबारा रीचेक करें, आपके पास v में सही आंसर आ रहा है 1.37 या नहीं? सर मेरा आंसर 0.94 आता है। आपने अगर क्या मैं 40.1 प्लस 124 डिवाइड आपने बाय इनको 4, ब्रैकेट में क्लोज किया था? नहीं, तो कैलकुलेटर में तो ये एक मिस्टेक है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं ना, और अब जब आप डायरेक्ट ये वैल्यूज लिख रही हैं तो आप ब्रैकेट में क्लोज करके सॉल्व करें। आप डायरेक्टली सब पुट कर दें मगर ब्रैकेट में क्लोज करके पुट करें, तो देखें फिर क्या आंसर आता है। यानी कि आपकी इक्वेशन ये बनेगी, मैं सेकंड के लिए बना रहा हूँ कि 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 40.1 प्लस 16 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 40.1 प्लस 124 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। इसको जरा इसी तरह पूरी एक ही दफा रख लें, मगर जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड सब हो तो ब्रैकेट में क्लोज कर लिया करें भाई। अब देखें क्या आ रहा है आपका आंसर। सर 1.367, 1.367। तो अगर मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लूं तो ये भी 1.37 ही हो जाएगा ना? जी, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर है बेटा? yes. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। Chlorine is bubbled to a cylinder containing aqueous sodium iodide and an immiscible layer of hexane। अच्छा जी, क्लोरीन को बबल किया सोडियम आयोडाइड में, तो आयोडीन नीचे होता है जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी लोअर है, तो सोडियम आयोडाइड को डिस्प्लेस कर देगा और आयोडीन बना लेगा। ये बात क्लियर है सबको? Yes. तो जो आयोडीन फॉर्म हुआ, वो आयोडीन एक्वस लेयर में जब फॉर्म होगा तो एक्वस लेयर में वो क्या करेगा, ब्राउन कलर शो करेगा। और इनिशियली उसका कलर क्या था, कंपाउंड था, तो कलरलेस था। तो इसमें इट मीन सी एंड डी रॉन्ग हो गए। ये बात क्लियर है? Yes. यस अच्छा, अब ए और बी में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? A. ए, क्योंकि अगर आयोडीन कलर्ड है तो जब आयोडीन हेक्सेन में जाएगा तो हेक्सेन को भी कलर कर देगा, तो वो भी आपका कलरलेस से कलर हो जाएगा। तो बी इज रॉन्ग एंड ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? यस क्वेश्चन नंबर 23। क्लोरीन एंड ब्रोमीन हैव अ डिफरेंट वोलेटिलिटीज। ओके, यानी कि उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। क्लोरीन मोर वोलेटाइल है, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और ब्रोमीन लेस वोलेटाइल है क्योंकि वो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। ये बात क्लियर है सबको? Yes. तो मोर वोलेटाइल क्लोरीन है, तो मींस ए और बी रॉन्ग हो गए। Yes. अब रीजन क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर ग्रेटर इन ब्रोमीन दे आर इन क्लोरीन,
और intermolecular forces are greater in chlorine than they are bromine. इसमें intermolecular forces stronger होंगी क्लोरीन में या ब्रोमीन में? ब्रोमीन। ब्रोमीन में, क्योंकि वो लिक्विड है तो उसकी फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं क्लोरीन से, तभी वो लिक्विड है और तभी क्लोरीन गैस है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है सबको? यस। Ammonium chloride dissolves readily in water. Question number 24. Which statement about the colorless solution formed is correct? जब अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अमोनियम आयंस और क्लोराइड आयंस बनेंगे। A. Ions in the solution can form hydrogen bond with the water molecule. The solution is slightly basic. The solution would smell of chlorine. The sodium hydroxide is added, a gas is formed which turns damp blue, litmus red. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और क्यों है? बी। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NH3Cl। NH4Cl। और जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन फॉर्म करेगा। ये बात क्लियर है? यस सर। फिर डी होगा। नहीं, डी में ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से अमोनिया गैस लिबरेट होती है जो रेड लिटमस को ब्लू करती है, ब्लू को रेड नहीं करती। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं अमोनियम आयन की बात करूं तो अमोनियम आयन बेसिकली ये जी, यस। तो इसमें हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड किससे? नाइट्रोजन से। और अगर हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड हो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से, और वो दूसरे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन से अट्रैक्ट हो, तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। यस। So it means our A statement is correct. Is it clear to everyone? यस। यस। Okay. Question number 25. At 550 degrees Celsius, nitrogen dioxide reacts with unburned hydrocarbon fragments such as CH3 in the catalytic converter of a motor vehicle. उन्होंने equation दे दी. Okay. Which rock gives the energy change for this reaction and possible reason for this? ओके, आपके सामने रीजंस भी मेंशन है और बताया हुआ है कि आपने डिसाइड करना है पहले कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। जी, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। क्यों? बिकॉज ये कैटालिटिक कन्वर्टर में हो रहा है, सो हीट इज गिवन आउट। सॉरी, दोबारा बोलें। बिकॉज ये कैटालिटिक कन्वर्टर में हो रहा है इसलिए हीट इज गिवन आउट। क्यों कैटालिटिक कन्वर्टर की वजह से हीट गिवन आउट आप कह रहे हैं? बिकॉज वो वार्म होता है जिसकी वजह से रिएक्शन हो रहा है। इट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी। वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी तो चेंज हो रही है, मगर क्या इंथैल्पी चेंज को वो चेंज? बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, मगर बेटा Thank you. बॉन्ड फॉर्म भी तो हो रहे हैं।
सर वाटर वेपर। आपके पास देखें रीजंस हैं। सर मुझे लग रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रही है तो कंबशन हो रही है इसलिए एक्सोथर्मिक। जी आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब भी फॉर्म होते हैं तो हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड, और देखें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किससे फॉर्म हो रहे हैं, CH3 से फॉर्म हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस। ओके, तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो मैं ए और बी को रॉन्ग कर सकता हूँ। यस। अच्छा, अब मेरे पास कौन से ऑप्शंस बचे, सी और डी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक्सोथर्मिक है, यानी कि एनर्जी रिलीज कर रहा है। और क्यों रिलीज कर रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है। रिलीज। बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग एक्सो है एंडो है? एक्सो। गलत। बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमें एनर्जी चाहिए होगी ना बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। यस सर। बॉन्ड मेकिंग इज एक्सो, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडो। ये बात क्लियर है सबको? यस। यस। तो अगर एक्सोथर्मिक है तो ये बात कहना कि बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं इस स्टेटमेंट को गलत कर देगा। ये बात भी क्लियर है? यस। यस। So it means we are left with the C. So C is our correct answer. ठीक है, क्लियर है सबको? यस। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ से अब हमें मेजरली ऑर्गेनिक ही मिलेगा। कंपाउंड X contains an alcohol group and a carbonyl group. अल्कोहल भी हमें नजर आ रहा है, कार्बोनिल भी नजर आ रहा है। विच चॉइस करेक्ट? ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है टर्शरी है? टर्शरी। टर्शरी है, वेरी गुड। क्योंकि जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन से और अटैच है, जिसकी वजह से ये टर्शरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ए और बी तो हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। ये बात क्लियर है सबको? यस। यस। और जो कार्बोनिल प्रेजेंट है उसमें वो क्या है, एल्डिहाइड है, कीटोन है? कीटोन। कीटोन है। तो इट मींस सी भी रॉन्ग हो गया एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट क्लियर? यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ फिनाजीन? इसका मुझे कौन आंसर बता रहा है? ये तो आसान है। कितने कार्बन है? जी 12। 12। गुड। कितने हाइड्रोजन हैं? 12। जी हाइड्रोजन भी 12 है। नहीं सर 8 है। जी गुड, 8 है। क्योंकि इन कार्बन पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हमें दिख रहे हैं तो इन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। तो C12H8 और नाइट्रोजन कितने, 2 हैं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो C6H4n बन जाएगा। यस। तो इससे क्या फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है ये? नो। नो। तो इट मींस A इज अवर करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? यस। ओके,
The diagram shows the structural formula of mevalonic acid. It have a 2 alcohol, one is tertiary, one is primary. ये वाला प्राइमरी है और ये टर्शरी है, ठीक है। Yes. Which reagent and conditions will react with mevalonic acid to produce an organic compound without a chiral center? Which reagent and conditions will react with mevalonic to produce an organic compound without a chiral center? अच्छा जी, अब देखें अगर मैं PCl5 से ट्रीट करता हूं तो OH की जगह क्लोरीन आ जाएगा, और Yes. अगर OH की जगह क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे अगर क्लोरीन लग जाए और यहाँ पे लग जाए, तो ये वाला कार्बन जो है कायरल सेंटर बन सकता है अगर क्लोरीन ऊपर आ गया तो, Yes. ठीक है। तो डी तो रॉन्ग हो गया। सोडियम एट अ रूम टेम्परेचर, अगर मैं सोडियम से रिएक्ट कराऊंगा तो सोडियम एक एन यहाँ पे लगा लेगा, एक एन यहाँ पे लगा लेगा और एक एन यहाँ पे लगा लेगा, ठीक है। Yes. तो इट मीन सोडियम वाला भी गलत हो गया। सर सोडियम वाला गलत क्यों है? क्योंकि अगर Na लगेगा तो ये वाला कार्बन स्टिल कायरल रहेगा ना। लेकिन सर Na तो फिर 2 साइड्स पे हो रहा। हाँ, मगर देखिए ना कि आपके पास इसके एक साइड पे ये ग्रुप है, दूसरी साइड पे ये ग्रुप है, तीसरी साइड पे वो OH जो ऑलरेडी लगा हुआ है, और फोर्थ साइड पे ये ग्रुप है। तो ये जो सेंटर में मैंने सर्कल बनाया है कार्बन, जिससे एक अकेले कार्बन को रिप्रेजेंट किया है, वो कायरल सेंटर बन जाएगा, इसलिए सोडियम वाला भी गलत है। ये बात क्लियर है सबको? Yes. ओके। नाउ वी आर लेफ्ट विद ए एंड बी। अगर मिथानॉल से मैं हीट करूं तो मिथानॉल इस जगह पे इस OH को हटा के इधर CH3O लगा देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर इधर CH3O लग गया और ये दोनों अल्कोहल्स हैं, ये तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो इसमें भी कायरल सेंटर एग्जिस्ट करेगा, तो बी भी रॉन्ग है। तो इट मींस वी आर लेफ्ट विद ओनली ए। सो सर बी क्यों गलत है? वो ऑक्सीडाइज होके वो बनाएगा। नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया। ए गलत है क्योंकि ए में ईस्टर बनेगा और ईस्टर वो टर्टरी है ना, तो वो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता। वो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता। तो 28 का बी ऑप्शन एक्चुअली करेक्ट होगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन होने के रिजल्ट में आपको प्रोडक्ट जो मिलेगी उसमें कोई कैरल सेंटर नहीं होगा। ये बात क्लियर है सबको? सर ये जो ऊपर ए वाला ऑप्शन है अल्कोहल वाला, ये क्यों नहीं हो सकता? देखें, जिस कार्बन को मैंने अंडरलाइन किया है वो कार्बन कायरल है। जी सर। अब अगर मैं ए ऑप्शन करूंगा तो ए में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? अल्कोहल ऐड कर रहा हूँ, राइट। जी। तो वो अल्कोहल इससे ईस्टरिफिकेशन करेगा और इस हाइड्रोजन को हटा के इधर CH3 लग जाएगा,
ये बात क्लियर है? जी ये लेकिन ये उस कायरल वाले कार्बन को तो नहीं ना अफेक्ट करा। मगर वो कार्बन क्या कायरल रहा या नहीं रहा? है कायरल। और क्वेश्चन में पढ़े उन्होंने क्या बोला है? अच्छा सही। ठीक है, तो कायरल नहीं होना चाहिए, तो वो कायरल कार्बन रह रहा है। तो इसलिए ए रॉन्ग हो गया और बी करेक्ट हो गया। ये क्लियर है सबको? यस। Question number 29. Structural isomerism and stereoisomerism should be considered when answering the question. Why is a gas hydrocarbon which decolorize bromine? अगर ब्रोमीन को डिकलराइज कर रही है तो इसका मतलब है कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? Alkene. Alkene. 10 gram of Y occupies a volume of 3.43 centimeter cube under room condition. How many isomeric structures are possible for Y? जी, कोई हिंट दे सकते हैं कि कैसे होना चाहिए? मुझे एक बात पता चल गई कि अगर 3.43 डेसीमीटर क्यूब रूम टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम है तो वो कितना मास है उसका? 10 ग्राम्स मास है। ये बात क्लियर है? Yes. अच्छा, गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है रूम टेम्परेचर पे? 24. 24 डीएम क्यूब। तो 24 डीएम क्यूब अगर इसका वॉल्यूम होगा तो ये 1 मोल होगा, जिसका मतलब है कि उसका मास जो होगा वो x होगा। तो ये जो x आएगा ये बेसिकली उसका मुझे mr मिल जाएगा। यस। जरा डिवाइड करके बताएं ये सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है? नाइन 69.9. 69.59, राइट? 97. 69.597 ये? नहीं सर, 69.9759 नहीं है। ओके ओके ओके, 69.97। तो मैं तो इसको इजीली राउंड ऑफ करके 70 अज्यूम कर सकता हूँ। यस। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n. CnH2n। अच्छा जी, अगर मैं फॉर एग्जांपल कार्बन 5 लेता हूं तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 10 होंगे। ये बात भी क्लियर है? यस। इसका एमआर निकालें, या 70 आ रहा है? Yes. तो यस। इसका मतलब ये हुआ कि Y जो थी वो C5H10 है, राइट? यस। ओके, अब अगर C5H10 है तो 1 2 3 4 5 एक आइसोमर ये हो सकता है। यस। दूसरा आइसोमर ये हो सकता है। जी, यस। अच्छा, इसका सिस और ट्रांस दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना? यस। मगर फर्स्ट वाले के सिस और ट्रांस एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सेकंड वाले के सिस और ट्रांस एग्जिस्ट करेंगे। तो अभी तक हमें कितने आइसोमर्स मिल गए? 3 मिल गए। यस। ओके,
एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैंने जो 1 बनाया है मैं वो 1 को 4 कार्बन्स दिखाऊं और 5वें कार्बन को यहाँ लगा दूं। यस। और अगली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं 1 के उसी तरह 4 कार्बन बनाऊं और डबल और ब्रांच को यहाँ पे लगा दूं। ये बात क्लियर है सबको? यस। कितने आइसोमर्स मिल गए मुझे? 5। 1 में एक ही था, 2 में 2 थे, 3, तीसरे थर्ड में 1 था, फोर्थ में 1 था, तो 3 और 2 5 आइसोमर्स बन गए। ये बात क्लियर है सबको? यस। अच्छा, क्या एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर हो और इसमें CH3 ग्रुप यहाँ पे लग जाए, तो ये आपका 5 आइसोमर बन गया। तो टोटल कितने आइसोमर्स बन रहे हैं? 6 आइसोमर्स बन रहे हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जी क्लियर है सबको? यस। यस। 30. Limonene is found in a lemon and orange oils. What is the major product when limonene reacted with an excess of trihydrogen chloride? मेजर प्रोडक्ट के लिए क्या होता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाता है जिसपे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन हो और क्लोरीन उस कार्बन पे जाता है, या दूसरा ग्रुप उस कार्बन पे जाता है जिसपे पहले से कम हाइड्रोजन हो। तो अगर यहाँ पे देखें तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है इस पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे और इस पे कम होंगे, तो क्लोरीन यहाँ पे लग गया। यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो क्लोरीन यहाँ पे लग गया। ये बात क्लियर है सबको? यस। यस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी। C is our correct answer. Is it clear to everyone? यस। यस। Question number 31. Which statement concerning the hydrolysis of 1-bromobutane with water is correct? The hydrolysis reaction between water and 1-iodopropane is faster because CBr bond is less polar than Ci bond. ये फास्टर है, ये बात तो ठीक है, मगर क्या ये बात सही है? नो। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि ब्रोमीन आयोडीन से ऊपर होता है। सर आपकी स्क्रीन शेयर जी मैं बंद हो क्लियर कर रहा हूँ दोबारा, एक मिनट वो ऑफ हो गया था। जी, तो ब्रोमीन जो है आयोडीन से ऊपर होता है, तो ब्रोमीन कार्बन बॉन्ड जो है एक्चुअली मोर पोलर होगा, लेस पोलर नहीं होगा एज कंपेयर टू कार्बन आयोडीन बॉन्ड। तो ए रॉन्ग हो गया। ये बात क्लियर है सबको? यस। The hydrolysis reaction with water is very slow because water is a weak electrophile. देखें वाटर के साथ इसका रिएक्शन वेरी स्लो होता है, बट वाटर इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली, नॉट इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो बी भी रॉन्ग हो गया। ये बात क्लियर है सबको? यस। Okay. The mechanism of the reaction involves the formation of stable carbocation. The mechanism of the reaction involves the formation of stable carbocation. The reaction is slower with 1-chloropropane because G, C और D में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है?
जी D. जी सर डी। डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्लोरीन ऊपर होता है, साइज छोटा होता है, उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है ड्यू टू द बॉन्ड लेंथ, तो वो रिएक्ट स्लो करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. यस Okay, question number 32. Compound JC15H73Br2Cl is treated with an excess of a hot concentrated solution of sodium hydroxide in ethanol. One of the product is X. What could be the skeletal formula of X? G. अगर हम hot concentrated NaOH को इथानॉल में ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? एलिमिनेशन होगी। जी ये बात क्लियर है सबको? यस Yes. अगर ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो रहा है तो उसके राइट साइड वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, उसके लेफ्ट वाले साइड वाले कार्बन पे एक दो हाइड्रोजन है, तो वो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा। ये बात क्लियर है सबको? यस ओके, तो अब अगर आप देखें तो इससे ये डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ सेकंड पोजीशन पर है, तो इस बेसिस पे मैं बी और सी को रॉन्ग कर सकता हूँ? यस अब हमारे पास क्या बचे हैं? सर ए होना चाहिए। ये होना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लोरीन अगर इस यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा तो डबल बॉन्ड एक यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, और ब्रोमीन यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। जी, तो डी में इधर एक ही डबल बॉन्ड बनाया है दो के बजाय, तो डी भी रॉन्ग हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए है। ये क्लियर है सबको? यस Structural isomer only should be considered when answering the question. Several compounds with the molecular formula C4H8O2 have one carbonyl group and one OH group. How many of these compounds produce yellow precipitate with aqueous alkaline iodine at room temperature? जी 33 मुझे कोई बताएगा आंसर क्या होगा? यस सर 2 होना चाहिए। क्यों? सर एक तो एक्वस एल्कलीन आयोडीन तब एक्ट करेगा जब CH3 कार्बोनाइल ग्रुप एंड CH3 OH ग्रुप होगा। एंड देन क्वेश्चन में मेंशन है कि दोनों 1:1 में है, सो और कोई पॉसिबल दोनों स्ट्रक्चर्स नहीं प्रेजेंट हैं इस मॉलिक्यूल में, ठीक है, दोनों प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में, यही बात बताई है ना? यस अच्छा जी, तो क्या ये मॉलिक्यूल येलो प्रेसिपिटेट शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा, क्योंकि इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O भी प्रेजेंट है और CH3 CHOH भी प्रेजेंट है। ये बात क्लियर है सबको? यस Yes. अच्छा,
अब अगर मैं डबल बॉन्ड O को यहीं रहने दूं और यहाँ पे OH लगा दूं, तो क्या ये ट्राइहाइड्रोमीथेन वाला टेस्ट पॉजिटिव देगा एक प्लस अल्कलाइन आयोडीन वाला? यस। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। जी, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स ट्राइहाइड्रोमीथेन टेस्ट पॉजिटिव देंगे, ये बात क्लियर है सबको? Yes. ओके। अब अगर आपके पास और यहाँ पे OH लगा हुआ है, क्या ये मॉलिक्यूल ये टेस्ट पॉजिटिव देगा? नो। क्यों? इसमें CH3CHOH ग्रुप नहीं है? यस सर। अच्छा, इसके अलावा और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है? नो। नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 33 का बी हो गया। ये क्लियर है यहाँ तक सबको? अगर किसी को सर कोई ये जो doubt- आपने लास्ट वाला किया है ये सेम नहीं है उस दूसरे वाली की तरह इस वाले की तरफ? जो आपने पहले वाला किया था? ओहो, वेरी गुड। रुकें। बिल्कुल था। हाँ, मगर ऐसा तो पॉसिबल हो सकता है ना कि डबल बॉन्ड O यहाँ पे लगा हुआ हो, क्योंकि उन्होंने बोला है कार्बोनिल है, उन्होंने फर्दर स्पेसिफाई नहीं किया कि वो कार्बोनिल, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो अगर OH यहाँ पे लगा हो तो अब देखें, अब ये डिफरेंट हो गया, यहाँ पे एल्डिहाइड होगा। तो इसके अलावा अगर आप फर्दर देखेंगे कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आई जिसमें एक्वस अल्कलाइन टेस्ट भी हो सके, तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसके अलावा और कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही। ये बात भी यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ये क्लियर कर लें प्लीज। नो सर। जी, क्लियर है सबको? यस। Yes. ठीक है।